नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। लोक नायक जयप्रकाश नारायण, आज उनका जन्मदिन है। बहुत से बिहार में बहुत से नेता जन्मे इनसे। आज यहाँ पे मुझे कोई दिख नहीं रहा है, न उनके परिवार से कोई। यहाँ पे कुछ लेफ्ट का कार्यक्रम था और लेफ्ट का गठबंधन हुआ है अभी आरजेडी के साथ। उस मुद्दे पे बात करेंगे, उनके हर चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट अभी जेएनयू के बाद से लेफ्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में है, देश में शुरू से रहा है, लेकिन अभी उसका एक अलग माहौल है। उससे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, लेफ्ट तेजस्वी के पीछे क्यों है? देखिए, ये आगे और पीछे का बात नहीं है, बिल्कुल एक गठबंधन है। क्योंकि आज जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थानों को ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र की आवाज़ को बंद की जा रही है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है और एक तरह से तमाम लोकतांत्रिक संस्थानों को समाप्त करने की जो कोशिश हो रही है और फाशीवाद को पूरे देश और बिहार में जो थोपने की साजिश चल रही है, बल्कि एक तरह से थोपा जा रहा है, इसके बरखिलाफ जो भी भाजपा के खिलाफ, इस ताकत, इस विचार के खिलाफ जो भी ताकतें आज लड़ रही हैं, जो भी ताकतें आज हैं, उनके साथ एक गठबंधन बिहार में बना करके चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं आपको पहले बता दूं, ये दोनों उम्मीदवार हैं। इनकी सादगी को आप देखिए, लेफ्ट से इसका अंदाजा लगता है। सर, आप इस मुद्दे पे क्या बोलना चाहेंगे? ये तेजस्वी के पीछे क्यों, आरजेडी के पीछे लेफ्ट? नहीं, किसने कहा आपसे कि पीछे है? कहा नहीं, गठबंधन। सर देखिए, सीट तो का बंटवारा देखिए। जी गठबंधन हुआ, सीट का बंटवारा हुआ और गठबंधन जो है वो जनता का नीचे से मांग है। पहले से ही बिहार की जनता में एक माहौल है कि जिस सरकार ने लॉकडाउन के दौरान उनको कुचल के रख दिया, उस सरकार को हटाना है, जिसने शिक्षा को ख़त्म किया, रोजगार की संभावनाओं को ख़त्म कर दिया, किसानों के खिलाफ कृषि बिल ला दिए। तो हर मोर्चे पे जनता के खिलाफ जिस सरकार ने कहिए कि एक तरह का युद्ध थोप दिया है, उस सरकार के खिलाफ जो लोग भी आवाज़ उठाने वाली ताकतें थी, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं। तो इसमें आगे पीछे की बात शायद आप संघर्ष की राजनीति करते हैं, आप जमीन की राजनीति करते हैं, वो जाति की राजनीति करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, जाति की एकदम गठबंधन का काम इस बार गठबंधन ने जो तय किया है कि बिहार जो पिछले 15 साल से कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है, सरकार के हमलों से जूझ रहा है, उससे उनको बाहर निकाला जाए और नई संभावनाओं की तरफ, नए बिहार की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो इसको जातिवाद आप नहीं कह सकते। जातिवाद तो अब बीजेपी का राजनीति क्या है, जो खुल करके देश में आरक्षण के खिलाफ जो साजिश कर रहा है, दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो हमले करने वाले लोग हैं, और खुल करके इसका दावा करते हैं कि हाँ हम करते हैं और करेंगे, यही हमारी राजनीति है। अगर उनके खिलाफ जो लोकतांत्रिक ताकतें हैं वो अगर आगे बढ़ करके आवाज़ उठा रहे, तो इसको आप जातिवाद नहीं कह सकते। मंडल कमीशन तो जानते होंगे आप। मंडल कमीशन को कमजोर करने में लालू यादव का बहुत बड़ा हाथ था, फिर आप उनके साथ क्यों? नहीं, देखिए, अब तो जाहिर सी बात है कि लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और हमारी जो पार्टी है, दोनों में कई पॉइंट्स पे मतभेद है। और मतभेद है इसीलिए दोनों अलग अलग पार्टी है, वरना एक ही पार्टी होती। अलग अलग पार्टी है, लेकिन एक बड़े गोल के लिए जो तात्कालिक कई सारी जो छोटी छोटी जो डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में, जो मतभेद हैं, उनको थोड़ा किनारा रख करके जो बड़ा गोल हमारा है और बड़ा चैलेंज आज के समय में यही है कि देश के लोकतंत्र, संविधान और न्याय की जो प्रक्रिया है उसको बचाया जाए। मैम, ये गठबंधन से आपकी खुश हैं आप? ये गठबंधन मतलब कैसे देखिए, आज गठबंधन समय की ज़रूरत है, जनता की मांग है। क्योंकि जब हमारा संविधान ही नहीं बचेगा, जब हमारे बोलने का अधिकार ही नहीं बचेगा, हमारे संविधान में जो कानून हमने बरसों से लड़ करके बनाया था, वो कानून ही हमारे, जैसे आप मजदूरों का देखिए, हमने 8 घंटा उनके काम का लड़ करके ये कानून बना था, आज वो 12 घंटे हो रहे हैं। और हाँ, यही हाँ, तो आज देखिएगा कि जाति, और यहाँ आज इस सवाल पर आरजेडी भी खड़ी है, इन सवालों के खिलाफ आज वो भी लड़ रहे हैं। अगर आज भाजपा से थोड़ा भी समझौता कर लिए होते लालू जी, तो आज वो जेल से बाहर होते, मगर आज वो भाजपा के वैचारिक हमलों का वो जवाब दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसलिए आज ये ज़रूरत बनी है कि जो लोग भी इस विचारधारा से एकदम लड़ रहे हैं, उनकी एक गठबंधन बने। और जो आज वो बिहार की चुनाव है, बिहार की बात, बिहार का मुद्दा क्या है इस चुनाव में आप लोगों का? बिहार कितना चुनाव इस बार अलग होगा? बिहार का चुनाव तो इस बार अलग है, क्योंकि एक तो कोरोना है, देख रहे हैं। उस स्थिति में जबकि चुनाव इस समय होना नहीं चाहिए था, मगर सरकार चुनाव करा रही है। बिहार का चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का सवाल है, दूसरा सब है महिला हिंसा का सवाल है,
तीसरा अगर आप देखें तो मज़दूरों का सवाल है, गरीबों का सवाल है। जो गरीब मज़दूर लोग बाहर से, प्रवासी मज़दूर हज़ारों किलोमीटर पैदल चल कर के आए, आज उनको घर में घुसने नहीं दिया जा रहा था। नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम घुसने नहीं देंगे, कोरोना बम है। वो सवाल है, वो अपमान गरीबों ने महसूस किया है, वो अपमान का बदला लेने का समय है। मज़दूरों जो आज लोग लौट रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि भाई आइए हम घर में आपको रोज़गार देंगे, मगर कोई रोज़गार उनको नहीं मिल रहा है। वो दोबारा लौट रहे हैं अपने रोजी रोज़गार परिवार चलाने के लिए। उसके बाद सवाल है कर्मचारियों का कि ज़बरदस्ती उनका 50 साल में रिटायरमेंट उनको किया जा रहा है और न्यू पेंशन स्कीम लागू की जा रही है। इसके बाद जो मुद्दा है मतलब स्कीम वर्करों का, बड़े पैमाने पे 10 लाख से ऊपर स्कीम वर्कर हैं बिहार में, जिनको कि वेतनमान तो छोड़ दीजिए, न्यूनतम मतलब पेमेंट नहीं मिलता है उनको, बंधुआ मजदूरी की तरह उनको काम करवाया जाता है। आप काम करेंगे? जी, इस पर हम लोग लड़ रहे हैं लगातार। मैं उस संघर्ष की आंदोलन की मैं नेता हूँ। आशा संघ, रसोईया, आंगनबाड़ी, इनकी मैं नेता हूँ और इस सवाल को लगातार हम लोग बिहार में उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के बल पे थोड़ी बहुत जीत भी हासिल। आप छात्र हैं, मतलब छात्री अभी छात्री से गुजरे होंगे, नया शिक्षा बिल आया है और किसान बिल आया है, ऐसी पास हो गया, पारित हो गया, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार के नियत में खोट जो है, उस खोट के चलते ही सरकार ने लॉकडाउन के दौरान इन दोनों कानूनों को लाया। नई शिक्षा नीति भी लाई गई उसी समय जब देश में सारे विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, कैंपसेस सब बंद थे। और अभी जो कृषि बिल लाया गया वो भी लॉकडाउन की अवधि में ही, और कहिए कि बिना संसद में, राज्यसभा में बिना बहस किए, बिना वोटिंग किए उसको जबरन पास किया गया। दोनों ही कानून ज़बरदस्त तरीके से नई शिक्षा नीति जो है वो शिक्षा व्यवस्था को, आम जनता की पहुंच में पहले से ही बहुत कम थी, उसको और ज़्यादा खींच करके कॉरपोरेट के हवाले, बिजनेस करने के हवाले और एक पूरी तरीके से समान बना देने की पॉलिसी है। उसमें एक दो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे नई शिक्षा नीति में कहा जा रहा है कि जो स्कूल्स हैं, गांव के जो सरकारी स्कूल हैं, उसका मर्जर किया जाएगा। मर्जर का मतलब है कि जहाँ पे 10 स्कूल हैं वहाँ पे संख्या उसकी कम हो जाएगी, 3 या 4 हो जाएंगे। और वही हालत जो है वो शहरों में जो छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज है, उनकी भी होने जा रही है। तो सरकारी स्कूल जिसकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी क्वालिटी बढ़नी चाहिए, सरकार उसकी संख्या घटा रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी संख्या को शिक्षा से बेदखल किया जाएगा इससे। दूसरी बात उसमें कही जा रही है कि जो नई शिक्षा नीति में कह रहा है कि हाँ, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट स्कूल, इस पर सरकारी कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। सरकार को अब उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतना फीस रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, या हमने फ़ी हाइक किया है तो क्यों किया है। आप क्या करेंगे इस पे आप? और सबसे बड़ी बात कि इसमें सामाजिक न्याय का जो पूरी अवधारणा है नई मतलब शिक्षा जगत में कि हम आरक्षण देंगे, वंचित तबकों को हम भागीदारी करवाएंगे कॉलेजेस में, उस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म किया जा रहा है। तो आरक्षण खत्म किया जा सकता है? जी, नई शिक्षा नीति में चूंकि सरकारी कॉलेजेस हैं उसकी संख्या बहुत कम हो जाएगी और खुल करके जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसकी स्थापना बढ़ेगी। वो गाइडलाइन ही इस तरह का, उसका ओरिएंटेशन ही यही है। और इस पूरे डॉक्यूमेंट में आप अगर आप फाइंड करें कि हमें कोई रिजर्वेशन वर्ड लिखा है कि नहीं, नई शिक्षा नीति के उतने बड़े दस्तावेज में कहीं रिजर्वेशन वर्ड का उल्लेख नहीं है। सर, लेफ्ट को आतंकवादी कहना कितना हद तक जायज़ है और कितना नाजायज़? देखिए, आतंकवादी तो लेफ्ट को कहना, आप बताइए लेफ्ट को कैसे आतंकवादी कह सकते हैं? अगर जो लोग देश की जनता के आम सवालों पे, उसके हर दिन के सुख दुख के जो सवाल हैं, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो उनका हर दिन का जो जीने मरने का सवाल है, उसके साथ खड़े होकर के संघर्ष कर रहा है, उसको कोई आतंकवादी कह दिया तो अजीब सी बात है। उठा के जेल में डाल, बोलना तो छोड़े, सर जेल में डाल। एकदम यही हम लोग अभी बात यहाँ रख रहे थे। आज जेपी का 118वीं जयंती है, तो सरकार कोई भी आलोचना के स्वर को, कोई भी विरोध की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ये नई तरीके का एक तानाशाही देश के अंदर ही 14 के बाद राजनीति करने का तरीका बहुत बदल गया है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देश 2014 के बाद बहुत नई चीजें सुनने को मिली। देश की राजनीति को इस सरकार ने कहिए कि उन्माद के रूप में ला करके, साजिश के रूप में और एक पूरे प्लान के तरीके से सरकार कर रही है। तो राजनीति बदली इस लिहाज से क्योंकि आज राजनीति में विरोध की आवाज़ को ज़बरदस्त तरीके से कुचला जा रहा है। जयप्रकाश नारायण जब देश में जेपी मूवमेंट चला और इमरजेंसी के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था, तब समझिए कि जो लोग इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किए गए, जेल में गए, वो जेल से निकलने के बाद कम से कम जनता के हीरो थे। सरकार ने भले ही जेल में डाल दिया, लेकिन वो जनता के हीरो थे। मोदी सरकार के साथ क्या है कि ये आपको जेल में अगर डालती है तो जनता में अपने मीडिया के माध्यम से और झूठ बोल करके आपको बदनाम करके आपको आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग ये कह रही है।
कन्हैया कुमार कैसे आप लोग को? ये पकड़िए संतोष जी, तो हमारे मित्र हैं, हमारे कैंपस के ही छात्र हैं। उनके साथ इतना कुछ हुआ, फिर ये उभर के उठे हैं, उनको मतलब प्रचार करने आएंगे इस बार? संभव है, क्या है तो संभव है। चुनाव क्यों नहीं लड़े इस बार? अभी तो कन्हैया आप बताएंगे, कन्हैया की पार्टी बताएगी, वो तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला है। जी जी। भूमि सुधार पे क्या काम होगा? भूमि सुधार बिल पे भूमि सुधार के सवालों को लेकर के तो हमारी पार्टी लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे हैं। बंदोपाध्याय रिपोर्ट जो आई थी, उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए हम लोगों ने लगातार, नीतीश कुमार नहीं लाया था, मगर जब उन्होंने रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट को जब लागू करने की बात आई तब वो पीछे हट गए, क्योंकि सामंती ताकतों ने दबाव डाला। तो बाद में आप लोग बहुत तो पहले से उसके लिए तो इस सवाल को लेकर के लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। और ये भूमि सुधार कानून जब सरकार सत्ता में, जो भी गठबंधन की सरकार आएगी, तो हम लोग सवाल बड़ा है कि तेजस्वी के साथ ये काम हो सकता है। बिल्कुल हम लोग आंदोलन करके इस पर हम लोग दबाव बनाएंगे कि ये भूमि सुधार कानून लागू हो, इसको सही ढंग से लागू किया जाए। आप लोग बोलते हैं देश बचाना है, देश कैसे बचेगा? आप दोनों से देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने से, जनता के अधिकारों को बचाने से ही तो देश बचेगा। उसी के ऊपर हमला है। देश कोई सिर्फ सरहद का नाम नहीं है। देश की जो जनता है वो उससे देश बनता है, देश के जो संसाधन है उससे देश बनता है। और आज जनता पे और देश के जो प्राकृतिक संसाधन है सब पे हमला है और बुरी तरीके से हमला है। तो इसीलिए इस सरकार को हटाने का मतलब है देश बचना। आप सुन रहे थे लेफ्ट उम्मीदवार को, आप इनकी सादगी देखिए। आने की जरूरत है। मैं समर्थक नहीं हूँ या फिर मैं इनके सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, इनको भी देखने की जरूरत है। इनकी महत्वाकांक्षाओं को देखें, आप अपनी नज़रिए से इनको देखने की कोशिश करें। सर आप अपना डिटेल दे दें जरा। मैं शशि यादव, भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी सदस्य और महिला संगठन एपोआ की राज्य की सचिव और आशा कार्यकर्ता की राज्य की अध्यक्ष हूँ। उम्मीदवार दीघा विधानसभा क्षेत्र से हूँ, 181 दीघा विधानसभा क्षेत्र से। आप कहाँ से सर? मेरा नाम संदीप सौरभ है और मैं भाकपा माले का छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जेएनयू से मैंने पीएचडी किया है और वहीं का छात्र संघ का महासचिव 2013 में रह चुका हूँ। और फिलहाल मैं पालीगंज से महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हूँ। नमस्कार, साइनिंग ऑफ, कैमरामैन रोशन के साथ अंशु, पटना।